हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। क्रैक यूपीएससी सीएससी जीएस विद इंडिया लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। अनअकैडमी के इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं ज्ञान तिवारी। इस सेशन में आप सभी का स्वागत करता हूं। बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे पर आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं, लेकिन हम उस मुद्दे पर जाएं उससे पहले थोड़ी बातें हम अनअकैडमी के बारे में जान लेते हैं। बच्चों, आप इंडिया के सबसे लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म पे हैं अनअकैडमी एजुकेटर्स के पॉइंट से और लर्नर्स के पॉइंट से सबसे बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है इंडिया का। अगर आप अनअकैडमी को सब्सक्राइब करते हैं देन व्हाट यू विल गेट, आप इसको थोड़ा जान लें। अगर आप अनअकैडमी को सब्सक्राइब करते हैं तो आपको बहुत सारे बेनिफिट्स मिलेंगे। ये बेनिफिट क्या है? आपको डेली लाइव क्लासेस मिलेंगी। डेली लाइव क्लासेस का मतलब है कि ये क्लास बहुत ही इंटरेक्टिव होगी और पूरी तरह से जैसे आप फिजिकल क्लास को एंजॉय करते हैं वो सारी सुविधाएं, वो सारी तरह से इसमें भी इक्विप्ड रहेगी वो क्लास। स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज मिलेंगे। स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज का मतलब ये है कि जो क्लासेज होंगी उनमें जो कोर्स कंप्लीट किया जाएगा वो बहुत ही स्ट्रक्चर्ड मैनर से दिया जाएगा आपको, और आप आसानी से बेहतर तरीके से बात को समझ जाएं, इस तरह से उसको डिजाइन किया जाएगा और आपके एग्जामिनेशन में वो यूज हो जाए, ऐसा डिजाइन किया जाएगा उसको। लाइव टेस्ट और क्विजेस के माध्यम से आपको अपनी प्रिपरेशन को रेगुलरली इवेल्युएट करने का मौका मिलेगा, जो कि आपकी तैयारी का एक बहुत बेहतरीन पार्ट होता है, बहुत आवश्यक पार्ट होता है। अनलिमिटेड एक्सेस मिलेगा। अनलिमिटेड एक्सेस से मतलब है कि आपको बहुत सारे एजुकेटर्स को 100 प्लस टॉप एजुकेटर्स अनअकैडमी के पास, इनको पढ़ने का मौका मिलेगा, इनके नोट्स पाने का मौका मिलेगा, इनके साथ इंटरेक्शन का मौका मिलेगा आपको। तो अनलिमिटेड एक्सेस का मतलब यह है कि आप बहुत सारे एजुकेटर्स तक पहुंच पाएंगे, बहुत सारे कोर्सेज तक पहुंच पाएंगे। मैं आपका दोस्त ज्ञान तिवारी 15 वर्षों से आप लोगों के साथ काम कर रहा हूं। एमए एंशिएंट हिस्ट्री एंड आर्कियोलॉजी हमारा एकेडमिक्स है। आप हमें ज्ञान तिवारी लाइव टेलीग्राम चैनल पे फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा अनअकैडमी प्रोफाइल पे भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। 15,500 से अधिक कोर्सेज अनअकैडमी चला रहा है आपके सिलेबस को कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज देने के लिए। आपका जो भी सिलेबस तय किया गया है उसको पूरी तरह से कवर किया जा सके, इस बात का पूरा ख्याल रखा गया है। पॉलिटी, गवर्नेंस, ज्योग्राफी, आप सारी ही चीजों को आप देखेंगे, ए टू जेड सारी चीजें मिल जाएंगी। पेपर 1 2 3 4, एसए, ऑप्शनल, आंसर राइटिंग, एनसीईआरटी, सारा कुछ चीजें आपको मिल जाएंगी। नंबर ऑफ कोर्सेज मिल जाएंगे। अगर आप सब्सक्रिप्शन पाना चाहते हैं तो इस सब्सक्रिप्शन को पाने के लिए आपको एप्लीकेशन डाउनलोड करना होगा, जो कि आपको गूगल प्ले स्टोर से और ऐप स्टोर से मिल जाएगा। यहाँ जाने के बाद आप सब्सक्रिप्शन में जाएंगे। सब्सक्रिप्शन में आपके पास दो ऑप्शन हैं, आप प्लस में जा सकते हैं या फिर आप आइकॉनिक में जा सकते हैं। अगर आप प्लस में जाते हैं तो फीस यहाँ बताई गई है। ये फीस है प्लस में जाने पर, और इस फीस में 6 महीने से लेकर 36 महीने तक की फीस बताई गई है। आपको कम से कम 1 से 2 साल के सब्सक्रिप्शन पर जाना चाहिए, ताकि आप पूरे सिलेबस को थोरोली समझ सकें और गो थ्रू कर सकें और सारे क्वेश्चंस आंसर सारी चीजों तक पहुंच सकें आप प्रॉपरली। इसमें बच्चों किसी भी प्लान में जाने पर आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा, और इस डिस्काउंट को अवेल करने के लिए आपको एक रेफरल कोड की जरूरत पड़ती है। आप हमारा रेफरल कोड ज्ञान यूज करें, इससे आपको 10% का डिस्काउंट होगा। आप आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में जाना चाहते हैं तो आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन का शुल्क यहाँ बताया गया है, जो कि 12 महीने से लेकर 36 महीने तक का है। इसमें से किसी भी फीस में जाने पर आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा, और इस डिस्काउंट को अवेल करने के लिए आपको एक रेफरल कोड की जरूरत पड़ती है। आप हमारा रेफरल कोड ज्ञान यूज करें, इससे आपको 10% का डिस्काउंट होगा। अनअकैडमी कॉम्बैट चल रहा है, जैसा कि हम पीछे से कई बार आपको बता चुके हैं। अनअकैडमी कॉम्बैट जो है द मोस्ट कॉम्पिटिटिव गेमिफाइड यूपीएससी सीएससी बैटल चल रहा है। 60 मिनट 60 क्वेश्चन, रिलेटिव स्कोरिंग, फोर्टनाइट कॉन्टेस्ट। 14 और 28 फरवरी को इसके अगले सेशंस होने वाले हैं। इनको इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए आपको एनरोल करना होगा,
और इनरोलमेंट के लिए आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, वहां जाकर आप इनरोल कर सकते हैं। इनरोलमेंट के समय आपको रेफरल कोड की जरूरत पड़ेगी, आप हमारा रेफरल कोड ज्ञान यूज करेंगे। अनअकैडमी कॉम्बैट इंडियाज लार्जेस्ट वीकली स्कॉलरशिप टेस्ट फॉर यूपीएससी। रैंक 1 to 3 लाते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन फॉर द टेन्योर ऑफ योर चॉइस, ये सुविधा मिल रही है। 4 to 10 रैंक पे जाते हैं, 75% ऑफ ऑन अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन फॉर द टेन्योर ऑफ योर चॉइस। 50% ऑफ रहेगा 11 से 50 की रैंक में जाने पर। 51 से 500 की रैंक पे 25% ऑफ रहेगा। विनर्स कैन चूज फ्रॉम 6 month, 12 month, 24 month यूपीएससी जीएससी जीएस प्लस सब्सक्रिप्शन। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई। पॉइंट इज दिस कि आप जो भी प्लान यूज करेंगे, जो भी टेन्योर यूज करेंगे, उस टेन्योर की फीस में यहाँ 75% का डिस्काउंट मिलेगा अगर आपकी रैंक ये आती है तो। और अगर आप 11 से 50 के बीच में रैंक लाते हैं तो आपको 50% का डिस्काउंट मिलेगा, और 51 to 500 के बीच में लाते हैं तो 25% का। आप 6 महीने, 12 महीने, 24 महीने कोई सा भी प्लान प्लस का यूज कर सकते हैं, उसमें आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। बहुत बेहतरीन मौका है, आपको जरूर इसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए। कुछ नए बैचेज अनाउंस किए जा रहे हैं, जैसा कि आप जानते हैं कि वीकली बेसिस पे नए बैचेज अनाउंस किए जा रहे हैं। उसी प्रक्रिया में कुछ नए बैचेज 12 जनवरी से फिर से स्टार्ट किए जा रहे हैं, मतलब कमिंग मंडे से फिर से स्टार्ट किए जा रहे हैं। ये बैचेज है 1 ईयर के। प्रीलिम्स कम मेन सिलेबस कवरेज होगा और प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज विद इवैल्यूएशन मिलेगा आपको। ये बैचेज बाइलिंगुअल और इंग्लिश में उपलब्ध है। ऐसा ही बैच आपको 2 ईयर का मिल रहा है, जिसमें वही सारी बातें हैं। प्रीलिम्स कम मेंस का सिलेबस कवरेज होगा, प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज विद इवैल्यूएशन होगा, लाइव क्लासेस बाय टॉप एजुकेटर्स, डाउट क्लियरिंग सेशन, स्टडी मटेरियल, पीडीएफ्स, ये सारा कुछ चीजें मिलेंगी 2 साल के लिए, 1 साल के लिए। एनसीईआरटी बैचेज भी चलाए जा रहे हैं, आप उनमें भी इनरोल कर सकते हैं। और इस तरह से ये बैचेज हैं, आप अपनी सहूलियत के हिसाब से बैचेज बाइलिंगुअल हैं और इंग्लिश में हैं। आप जिस भी भाषा में अपने आप को सहज महसूस करते हैं उसमें आप जा सकते हैं। अगर आप साथ में कॉम्बो प्लान लेना चाहते हैं तो यूपीएससी सीएससी ऑप्शनल और जीएस को एक साथ लेने पर आपको फीस में कुछ फायदा होगा। इसमें अगर आप जीएस आइकॉनिक लेते हैं, उसके साथ ऑप्शनल लेते हैं तो फीस ये बताई गई है, और इसमें भी 10% का डिस्काउंट मिलेगा। आपको उसके लिए एक रेफरल कोड यूज करना होगा, आप हमारा रेफरल कोड ज्ञान। अगर आप प्लस जीएस लेते हैं, उसके साथ ऑप्शनल लेते हैं तो आपको ये फीस पड़ेगी, और इस पर भी आपको 10% का एडिशनल डिस्काउंट मिलेगा, उसके लिए आपको रेफरल कोड यूज करना होगा। तो बच्चों, ये रहा थोड़ा बहुत जानकारी अनअकैडमी के बारे में। अब हम बात करते हैं कि जिस मुद्दे के लिए हम आए हैं। आज का इश्यू जो है हमारा, वो है एमएसएमई, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज, एमएसएमईज। ये इंडस्ट्रियल सेटअप का एक मॉडल है जिसमें हम माइक्रो लेवल पर, स्मॉल लेवल पर, मीडियम लेवल पर इंटरप्राइजेस को डेवलप करते हैं। किसी भी इकोनॉमी में ये बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निर्मित करते हैं। ये कुछ मामलों में बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही उपयोगी हैं। ये जो सेशन है ये आपके लिए पीटी के लिए भी यूजफुल है। कई सारे फैक्ट मिलेंगे अभी आपको, वो पीटी से रिलेटेड होंगे। मेंस में एमएसएमई सेक्टर की प्रॉब्लम्स पर बहुत बार क्वेश्चन आए हैं, आगे भी आ सकते हैं कि एमएसएमई सेक्टर की प्रॉब्लम क्या है, सरकार उनको इम्प्रूव करने के लिए क्या क्या कार्यक्रम चला रही है, कैसे उनको इम्प्रूव किया जा रहा है, इस पर भी क्वेश्चन आए हैं। एमएसएमई सेक्टर का इकोनॉमी में कंट्रीब्यूशन क्या है, इस पर भी प्रश्न आए हैं। और ये हमारा जो आर्टिकल है वो कुरुक्षेत्र मैगजीन के फरवरी अंक से लिया गया है। जैसा कि मैं पहले से आप लोगों को 2 मैगजीन करवा रहा हूं, योजना और कुरुक्षेत्र, लेकिन चूंकि फरवरी की योजना में ऐसा कुछ बहुत स्पष्ट नहीं है, वो लिटरेचर पर है, तो बहुत ज्यादा क्वेश्चन वहां से बनने की गुंजाइश नहीं है, इसलिए पहले कुरुक्षेत्र कर रहे हैं हम लोग। और कुरुक्षेत्र में एक आर्टिकल आया है जिसका टाइटल है एमएसएमई से रोजगार का बढ़ता हुआ दायरा। ये मंजरी कुमारी का आर्टिकल है, स्वतंत्र पत्रकार हैं। इसमें बहुत सारे इनपुट हमारे अपने होंगे,
और आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आएगा कि एमएसएमई क्या है, कैसे वो रोजगार के अवसर बढ़ा रहा है। और भारत में रोजगार की समस्या बहुत चरम भयावह स्थिति पर है, और ऐसे में एमएसएमई एक बहुत महत्वपूर्ण सेक्टर के रूप में उभर रहा है, जो कि भारत में रोजगार सृजन के क्षेत्र में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निर्मित कर रहा है। पूंजी और रोजगार के अनुपात की अगर हम बात करें कि भाई अगर हम एक बहुत बड़ा इंडस्ट्री लगाते हैं और उसमें 500 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट करते हैं, और सपोज करिए कि उससे हम 100 रोजगार निर्मित कर पाते हैं। 500 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट करके अगर हम 100 रोजगार उत्पन्न कर पाते हैं एक फैक्ट्री में, और अगर ये 500 करोड़ रुपए खर्च करके हम 10 फैक्ट्री लगा के, और पर फैक्ट्री में 10 रोजगार या 20 रोजगार उत्पन्न करें, तो हम 200 रोजगार खड़ा कर देंगे। सवाल ये है, कहना ये चाह रही है ये बात, कि वास्तव में पूंजी और रोजगार का संबंध जैसा बड़े उद्योगों में होता है, उससे ज्यादा एफिशिएंट रिलेशन होता है पूंजी और रोजगार में छोटे उद्योगों में। इसीलिए दुनिया की सभी अर्थव्यवस्थाएं एमएसएमई पर अपने प्रभाव को बढ़ाने के लिए चिंतित हैं। भारत सरकार भी एमएसएमई क्षेत्र में नए नए प्रयोग कर रही है, और नए नए तरह के सरकारी योजनाओं के माध्यम से एमएसएमई को मजबूत बनाने का प्रयास किया जा रहा है। तो बच्चों, आज के सेशन में हम समझेंगे कि एमएसएमई क्या है, माइक्रो की क्या कंडीशन है, स्मॉल किसे कहा जाता है, मीडियम किसे कहा जाता है, इनकी परिभाषा समझेंगे, ये कैसे रोजगार दे रहे हैं, फॉरेन इन्वेस्टमेंट को कैसे अट्रैक्ट कर रहे हैं, सरकार कैसे विभिन्न योजनाओं के माध्यम से युवाओं को इसके साथ जोड़ रही है। बहुत सारी चीजों को समझेंगे। ये आर्टिकल आपको निबंध में हेल्प करेगा, ये आर्टिकल आपको जीएस पेपर 3 में हेल्प करेगा, इसके अलावा पीटी में भी हेल्प करेगा। तो स्टार्ट करते हैं और समझते हैं। एमएसएमई पूरे विश्व में अर्थव्यवस्था का आधार स्तंभ है। भारत में भी अर्थव्यवस्था की नींव को एमएसएमई मजबूत बनाता है ना। पूरे विश्व में अर्थव्यवस्था का आधार स्तंभ बना हुआ है, क्योंकि ये बहुत भारी मात्रा में एक्सपोर्ट को बढ़ाता है, और ये सप्लाई चेन का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा बनता है, और साथ ही साथ एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन में इसकी अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका है। आज पूरे विश्व में 70% रोजगार में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम यानी एमएसएमई का योगदान है, और संपूर्ण जीडीपी में इसका योगदान 50% है। इन दोनों फिगर्स को देखकर आप अनुमान लगा सकते हैं कि एमएसएमईज का इकोनॉमी में क्या कंट्रीब्यूशन है। 50% ऑफ टोटल जीडीपी को कंट्रीब्यूट कर रहा है एमएसएमई, और पूरे विश्व में कुल रोजगार का 70% रोजगार एमएसएमई सेक्टर से क्रिएट हो रहा है। तो जो रोजगार की बात कर रहा है एमएसएमई, बहुत एफिशिएंट है उसमें। देश में भी जीडीपी और निर्यात तथा रोजगार सृजन में, जीडीपी हमने 3 बातें करी, जीडीपी, निर्यात और रोजगार सृजन, इस मामले में एमएसएमई का योगदान लगातार बढ़ता जा रहा है। एमएसएमई मंत्रालय उद्यमी बनने तथा रोजगार करने के इच्छुक युवाओं के लिए अनेक योजनाओं एवं कार्यक्रमों का संचालन कर रहा है। अभी कोरोना पीरियड में सरकार ने इसमें बहुत सारे चेंजेस किए, उनको भी इस आर्टिकल में हम कवर करेंगे। जो सरकार द्वारा युवाओं के लिए एमएसएमई सेक्टर में एंटरप्रेन्योरशिप डेवलप करने के लिए कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, उनके बारे में थोड़ी बातें हम लोग कर लेते हैं। देश भर में भारत सरकार द्वारा संचालित सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम विकास संस्थान, मीडियम स्मॉल, माइक्रो स्मॉल मीडियम इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट इंस्टीट्यूशन, एमएसएमईडीआई कार्यान्वित करते हैं। ये क्या करते हैं? ये एमएसएमई डेवलपमेंट के लिए बहुत सारी स्कीम्स चला रहे हैं। आगे उनकी अभी हम चर्चा करेंगे कि कौन कौन सी स्कीम्स सरकारों द्वारा चलाई जा रही हैं। राज्य सरकार के अधीन जिला उद्योग केंद्र भी इनके जिला स्तर पर कार्यान्वयन की महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इस लाइन को आप अंडरलाइन करें, इस लाइन को आप नोट कर लें। पीछे के पेपर में पीटी में पूछा गया क्वेश्चन है कि एमएसएमईज को क्रियान्वित करने के लिए, एमएसएमईज के लिए पॉलिसी मेकिंग के लिए राज्य सरकार के कौन से विभाग कार्य करते हैं। तो राज्य सरकारों के अधीन जिला उद्योग केंद्र है, जो जिला स्तर पर इनके कार्यान्वयन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।
सभी योजनाओं एवं कार्यक्रमों के लिए हर स्तर पर बैंकों के द्वारा आर्थिक प्रक्रिया तथा ऋण आदि का अंतिम स्तर पर क्रियान्वयन किया जाता है। सभी योजनाओं एवं कार्यक्रमों के लिए हर स्तर पर बैंकों के द्वारा आर्थिक प्रक्रिया यथा ऋण आदि का अंतिम स्तर पर क्रियान्वयन किया जाता है। भारत सरकार या कोई भी राज्य सरकार बेरोजगार युवा को सीधे ऋण सहायता नहीं देती है। इसे बैंकों के द्वारा ही लक्षित वर्ग यानी शहरी और ग्रामीण युवाओं के लिए अंतिम छोर अथवा दुर्गम स्थलों तक के युवाओं तक पहुंचाया जाता है। कहना क्या चाह रहा है ये? कहना ये चाह रहा है कि केंद्र सरकार और राज्य सरकारें विभिन्न प्रकार की योजनाएं बनाती हैं। ये योजनाएं किसके लिए बन रही हैं? बहुत सारी होती हैं, लेकिन हम बात किसके लिए कर रहे हैं बच्चों? हम बात कर रहे हैं एमएसएमईज के लिए। तो एमएसएमईज के लिए जो योजनाएं निर्मित की जाती हैं, इनको क्रियान्वयन कौन कर रहा है? इनको क्रियान्वयन किया जा रहा है जिला उद्योग केंद्र के माध्यम से। ये क्या कर रहा है? ये एक नोडल एजेंसी की तरह काम कर रहा है और ये जो है उस अपने जिले में ऐसे युवाओं के लिए सभी प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध कराता है जो एमएसएमईज के क्षेत्र में काम करना चाहते हैं, और उनके बीच और बैंकों के बीच पूंजी के आदान प्रदान में भी इसकी भूमिका होती है। सबसे बड़ी समस्या जो है वो कैपिटल की है, जिसको कि सरकार तरह तरह से संशोधित कर रही है, तरह तरह से इसके लिए नियम बना रही है। आप ध्यान से देखिए तो इतनी सारी योजनाएं चलाई जा रही हैं एमएसएमई के लिए, आप इन सबको जरूर नोट कर लीजिएगा। एमएसएमई के लिए ये योजनाएं चल रही हैं जैसे प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम, प्रौद्योगिकी उन्नयन हेतु क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी योजना। ये क्या करती है? टेक्नोलॉजी इनोवेशन के लिए करती है। ये जो पीएमजीईवाई है, ये एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन के तहत ग्रामीण युवाओं को, शहरी युवाओं को एमएसएमई सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करने के लिए प्रेरित करती है और उनको सभी तरह की सुविधाएं उपलब्ध करवाती है जिससे ये काम हो सके। सूक्ष्म एवं लघु उद्यम क्लस्टर विकास कार्यक्रम। उद्यम क्लस्टर क्या होते हैं? ऐसे क्षेत्र बना लिए जाते हैं जहां पर इस तरह के उद्योगों के विकास की सभी सुविधाएं उपलब्ध हों। माइक्रो लेवल पे कोई प्रोडक्शन कर रहा है तो उसको कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। मान लीजिए कि आप छोटी सी कोई एक पापड़ बनाने का कोई इंडस्ट्री है आपके पास, आप पापड़ बनाते हैं, चिप्स बनाने की कोई इंडस्ट्री है आपके पास। ये हम माइक्रो लेवल की बात कर रहे हैं, बाकी तो बहुत सारे चिप्स बनाने वाली कंपनियां बहुत बड़े लेवल पे काम कर रही हैं। लेकिन मान लीजिए कि माइक्रो लेवल पे आप बना रहे हैं, मसाला बना रहे हैं, चिप्स बना रहे हैं, पापड़ बना रहे हैं, तो आपके सामने कुछ निश्चित समस्याएं होंगी। पहली समस्या, अगर आप ज्यादा मात्रा में प्रोडक्शन कर लेंगे तो उनका स्टोरेज कहाँ करेंगे? स्टोरेज के लिए आप वेयर हाउस खरीदें। इससे अच्छा है कि जो क्लस्टर विकास कार्यक्रम के तहत हम ये सारी चीजें एक जगह उपलब्ध करवा दें। आप किराया दीजिए, उनको यूज करिए। तो सारी चीजें, सारी सुविधाएं, सड़क, बिजली, पानी, परिवहन, सारी व्यवस्था कर देंगे। ऐसे क्षेत्रों को हम क्लस्टर कहेंगे जहां पर आसानी से उद्योगों का विकास किया जा सके और उनके लिए बहुत सारी तरह की जो आधारभूत संरचनाओं की आवश्यकता होती है उनको नियोजित किया जा सके। डिजाइन क्लिनिक योजना है, लीन विनिर्माण प्रतिस्पर्धात्मक डिजिटल एमएसएमई योजना, एमएसएमई की जेडईडी योजना में वित्तीय सहायता, इंक्यूबेटर के माध्यम से एमएसएमई के उद्यमिता एवं प्रबंधकीय विकास के लिए सहायता, बौद्धिक संपदा अधिकार पर जागरूकता निर्माण, टूल रूम और एमएसएमई प्रौद्योगिकी केंद्र, खरीद एवं विपणन सहायता योजना, सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों के लिए क्रेडिट गारंटी निधि न्यास और 2% ब्याज छूट की परियोजना। इतनी सारी परियोजनाओं के माध्यम से सरकार एमएसएमईज को डेवलप करने का काम कर रही है। उद्यमशीलता और कौशल विकास कार्यक्रम भी चलाया जा रहा है। इसके लिए पारंपरिक उद्योगों के पुनरुद्धार हेतु निधि योजना चलाई जा रही है। सूक्ष्म और लघु उद्यमों से खरीद इत्यादि की योजनाएं भी चलाई जा रही हैं। तो अगर आप सारी योजनाओं को ध्यान से देखेंगे तो देखिए क्या क्या समस्याएं हैं एमएसएमईज की, और इन्हीं एमएसएमईज की समस्याओं के संशोधन के लिए, समाधान के लिए योजनाएं चलाई जा रही हैं। पहली योजना क्या है? वित्त की। दूसरी योजना क्या है?
आधारिक संरचना की। उद्योगों को विकसित करने के लिए पर्याप्त आधारिक संरचना का होना आवश्यक है। तो वित्त की सुविधा, आधारिक संरचना की सुविधा, और इसके अलावा एक बहुत बड़ी समस्या है कि उनका विपणन कैसे किया जाए, मार्केटिंग कैसे किया जाए। उनके पास इतना कैपिटल नहीं होता है, इतना संसाधन नहीं होता है कि वो बहुत ऑफेंसिव मार्केटिंग कर पाए। अगर आप चिप्स बनाते हैं और लेज चिप्स बनाता है, तो दोनों में से किसका चिप्स ज्यादा बिकेगा? ऑब्वियसली लेज का ज्यादा बिकेगा। क्यों? क्योंकि उसको शाहरुख खान बेचेंगे, उसको सलमान खान बेचेंगे, उसको सैफ अली खान बेचेंगे, उसको अक्षय कुमार बेचेंगे, दुनिया जहान के हीरो लगा देगा, वो बहुत सारे हीरोइंस लगा देगा, बहुत सारा क्रिकेट टीम लगा देगा। तो वो एक ऑफेंसिव मार्केटिंग के तहत बेच पाएगा, है ना। लेकिन अगर आप बहुत स्मॉल, बहुत माइक्रो लेवल पे कोई चीज का प्रोडक्शन कर रहे हैं, तो आपको विपणन की एक समस्या आएगी। तो उसके लिए सरकार तरह तरह की योजनाएं चलाती है, सरकारी खरीद कार्यक्रमों को लागू करती है कि सरकार ही खरीदेगी, सरकार खरीद लेगी। अगर ऐसी कोई सिचुएशन बनती है, सरकार खरीद लेगी उसको, ज्यादा से ज्यादा मात्रा में सरकार। तो ऐसा कुछ पारंपरिक उद्योगों के पुनरुत्थान के लिए निधियन योजना चलाई जा रही है। पारंपरिक उद्योग जो सदियों से चले आ रहे हैं, पैसे की कमी के कारण, जैसे आप कुछ विशिष्ट क्षेत्रों को देखते हैं, बनारस में साड़ी को देखते हैं, लखनऊ में चिकन को देखते हैं। चिकन खाने वाला नहीं, चिकन पहनने वाला। लखनऊ में दो तरह का चिकन होता है, मतलब सब जगह एक चिकन तो सब जगह होता है खाने वाला, लेकिन लखनऊ में दो तरह का चिकन होता है। एक खाना खाने वाला, एक पहनने वाला। पहनने वाला जो है वो कपड़ा होता है ना। तो उसके उसके जैसे चिकन है, बनारसी साड़ी है, या कहीं विशिष्ट क्षेत्र में कोई परंपरागत उद्योग है और वो वित्त के अभाव में या आधारिक संरचना के अभाव में नष्ट हो रहा है, तो उसके पुनरुद्धार के लिए भी सरकार कार्यक्रम चला रही है। तो पॉइंट इज दिस कि जहां पर जो कार्यक्रम पहले से चल रहा था उसको भी इम्प्रूव किया जाए, नए को बढ़ाया जाए, और ऐसा करके एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन किया जाए, प्रोडक्शन लेवल बढ़ाया जाए, एक्सपोर्ट बढ़ाया जाए। और जहां तक समस्या है इनके विपणन की, तो उसको जो है सरकार खरीदेगी और सरकार विभिन्न योजनाओं में उसको लगाएगी। बच्चों, परिभाषा में कुछ परिवर्तन किया गया है। जो एमएसएमईज की परिभाषा है उसमें कुछ चेंज लाया गया है। क्या चेंज लाया गया है? और ये परिवर्तन कोरोना काल के दौरान किया गया है। कोरोना काल के दौरान क्या क्या चेंजेस किए गए हैं इसकी परिभाषा में, और कैसे किए गए हैं और क्यों किए गए हैं, आगे की बात आप समझेंगे। जो एमएसएमईज के क्षेत्र में सरकार द्वारा संचालित की जा रही विभिन्न प्रकार की योजनाएं हैं, इनका लाभ सबसे ज्यादा एससी, एसटी, ओबीसी और महिलाओं को देने का प्रयास किया जा रहा है। एससी, एसटी और महिलाओं को देने का प्रयास। इसके अलावा दिव्यांग श्रेणी के युवाओं को भी इसमें प्राथमिकता दी जाती है कुछ योजनाओं में, ताकि वो उनका जीवन स्तर सुधर सके। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और महिलाओं को ज्यादा मौका इसलिए दिया जाता है ताकि सोशल जस्टिस को भी स्थापित किया जा सके, सामाजिक न्याय की अवधारणा को स्थापित किया जा सके, और जो उच्च भावना है उसको समाप्त किया जा सके। एमएसएमई का लाभ अधिक से अधिक युवाओं एवं उद्यमियों तक पहुंचाने के लिए सरकार ने कोरोना काल में एमएसएमई की परिभाषा में संशोधन कर दिया। क्या संशोधन किया भाई? नई परिभाषा के अनुसार, ध्यान से समझिएगा। पहले देखिए माइक्रो इंडस्ट्री, ये नोट करिएगा, पीटी में पूछता है इसको, है ना। तो माइक्रो इंडस्ट्री क्या होगी? निवेश 1 करोड़ और टर्नओवर 1 करोड़ या उससे कम, है ना। 1 करोड़ या उससे कम निवेश है और टर्नओवर 5 करोड़ का है, तो ऐसी इंडस्ट्री को क्या कहेंगे? माइक्रो इंडस्ट्री कहेंगे। स्मॉल किसे कहेंगे? स्मॉल या लघु उद्योग किसे कहेंगे? जिनमें निवेश की धनराशि 10 करोड़ तक है और टर्नओवर 50 करोड़ तक है, वो स्मॉल है। निवेश कितना चाहिए? 10 करोड़। टर्नओवर कितना चाहिए? 50 करोड़। तो उसको हम स्मॉल कहेंगे। और मीडियम यानी मध्यम कहेंगे, जिसके अंतर्गत 50 करोड़ का निवेश होगा और 250 करोड़ रुपए तक का टर्नओवर होगा। 1 करोड़ तक निवेश, 5 करोड़ तक टर्नओवर, इन्वेस्टमेंट टर्नओवर, ये क्या माना जाएगा? सूक्ष्म माना जाएगा। 10 करोड़ निवेश, 50 करोड़ तक टर्नओवर क्या माना जाएगा? लघु माना जाएगा।
50 करोड़ निवेश, 250 करोड़ तक टर्नओवर, क्या माना जाएगा? मध्यम माना जाएगा। तो ये परिभाषा बदलने से या इनका दायरा बड़ा करने से क्या हुआ कि बहुत सारे इंडस्ट्रीज जो पहले एमएसएमई में नहीं आ रही थी, वो भी एमएसएमई के अंदर आई और सरकार का जो एमएसएमई को इम्प्रूव करने की परियोजना है उसका ये पार्ट बन गई। इसलिए सरकार के बहुत सारे कार्यक्रमों से इनको भी लाभ मिलने लगा, है ना। तो 205 ये आप समझ गए कि माइक्रो, ये है माइक्रो, ये है मीडियम, सॉरी ये है स्मॉल, ये है मीडियम इंटरप्राइजेस की बात हम लोग कर रहे हैं। तो एमएसएमई में परिभाषा में परिवर्तन किया गया कोरोना काल में, ताकि इनका दायरा बढ़ाया जा सके और बहुत सारे उद्योगों को इसके अंदर लाया, है ना। ऐसा करने से देश में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम का दायरा बढ़ गया है। जाहिर है कि इससे अधिक से अधिक युवाओं को लाभ मिल सकता है। 1 जुलाई 2020 से विद्यमान उद्यमों और नए उद्यमों के लिए पंजीकरण की सुविधा आसान बना दी गई है। इस नई पंजीकरण व्यवस्था का नाम उद्यम रजिस्ट्रेशन रखा गया है, जो ऑनलाइन सुविधा है। इसको भी पॉइंट को आप नोट करें। 1 जुलाई 2020 से विद्यमान उद्यमों और नए उद्यमों के लिए पंजीकरण की सुविधा आसान बना दी गई है ना। इस नई पंजीकरण व्यवस्था का नाम उद्यम रजिस्ट्रेशन रखा गया है। पंजीकरण की सुविधा आसान बनाई गई है और ये नया जो व्यवस्था है इसका नाम उद्यम रजिस्ट्रेशन रखा गया है। जरूर से जरूर आप इस पॉइंट को नोट करें, आ जाएगा। ऑनलाइन सुविधा है, निशुल्क है और जो इसमें डेटा है अभी फिलहाल उसके आधार पर यह माना जा रहा है कि अभी तक भारत में 20 लाख से अधिक उद्यमी इस नए पोर्टल पर उद्यम रजिस्ट्रेशन करवा चुके हैं। 20 लाख से अधिक उद्यमी इस नए पोर्टल पर उद्यम रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं। कोविड काल में ही चैंपियंस पोर्टल, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है पीटी के पॉइंट से, चैंपियंस पोर्टल को एमएसएमई ने आरंभ किया गया। इससे किसी भी समस्या का समाधान ऑनलाइन प्रक्रिया से संपन्न किया जाएगा। एक्चुअल में चैंपियंस पोर्टल है क्या? युवाओं को, जो भी एमएसएमई सेक्टर में काम कर रहे हैं, उनको बहुत सारी समस्याएं होती हैं जिनके उचित समाधान के लिए उनको कई जगहों पे जाना पड़ता है। तो एक ऐसा ऑनलाइन पोर्टल उपलब्ध करवाया गया है जो कई सारे विभाग के लोग वहां पर अपनी अपनी राय देंगे। मतलब कि आपकी समस्याओं के समाधान के लिए क्या है, एक जगह है जहां आप सारी समस्याओं का समाधान पा सकते हैं। डिफरेंट टाइप की समस्याएं हो सकती हैं, आपकी क्रेडिट की समस्या हो सकती है, माल को बेचने की समस्या हो सकती है, तकनीकी के समझ की समस्या हो सकती है। सभी प्रकार की समस्याओं के समाधान के लिए, शिकायतों के निपटारे के लिए कहां पे आप जाएंगे? चैंपियंस पोर्टल। बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है बच्चों, इसको जरूर नोट करें। इसी अवधि में कोरोना के संकट का मुकाबला करने के लिए आत्मनिर्भर भारत के अंतर्गत एमएसएमई में कई कार्यक्रम चलाए गए। बहुत जरूरी है। आत्मनिर्भर भारत पे हमने एक वीडियो बनाया है, हमने एक लेक्चर किया है आत्मनिर्भर भारत पर, आपको उसे जरूर देखना चाहिए। आत्मनिर्भर भारत के अंतर्गत एमएसएमई के कई कार्यक्रम चलाए गए जिनमें इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी प्रमुख है। सरकार कोरोना के टाइम पे आत्मनिर्भर भारत की बात क्यों कह रही है? क्योंकि यही टाइम है जब हम अपने आप को बहुत इम्प्रूव कर सकते हैं। आपने सुना होगा कि विरोध के बिना विकास नहीं होता है। बीज सड़ेगा तो ही नया पौधा निकलेगा। तो अभी क्या है, अभी ये हमारे लिए क्राइसिस का टाइम है और हम आपदा को अवसर में बदलने जो काम करते हैं, या हम इस कोरोना पीरियड को सकारात्मकता से लेते हैं, तो हम कहेंगे कि भाई हमारे पास बढ़िया मौका है और दुनिया में जो ट्रेड वॉर और इस तरह की चीजें चल रही हैं उनको ध्यान में रखते हुए हमें आत्मनिर्भरता पर बल देना चाहिए। बहुत बेहतरीन क्लास पीछे ली गई है, इस पर एक बड़ा सा लेक्चर हुआ है, आप उसको जरूर देखें। तो हम लोग बात कर रहे थे कि आत्मनिर्भर भारत के अंतर्गत एमएसएमई में कई कार्यक्रम चलाए गए कोरोना पीरियड में, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण क्या है? इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम।
इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम क्या है? इसमें आपातकाल में गारंटी और कोलेटरल फ्री लोन दिए जाएंगे। कोलेटरल फ्री लोन का मतलब कि आपको कोई चीज गिरवी नहीं रखी जाएगी। हालांकि इसमें बहुत सारी कंडीशंस भी हैं कि अचानक से आप जाएं और कहें कि बिना कुछ गिरवी रखे हमें लोन दे दिया जाए, तो ये थोड़ा टेक्निकली सही नहीं होगा। बैंकों की भी बहुत सारी तरह की समस्याएं हैं। लेकिन ये कोलेटरल फ्री लोन दिया किसको जा रहा है? जो पहले से ले चुके हैं लोन और इस दौरान उनकी स्थिति अच्छी नहीं है, कोरोना काल के दौरान, उनके लिए व्यवस्था जुलाई में लाई गई। इस स्कीम को भारत सरकार का वित्त सेवा विभाग कार्यान्वित करता है। इसी के तरह एनिमेंट का भी संचालन किया जा रहा है। कोरोना काल में युवाओं को रोजगार के प्रति आकर्षित करने के लिए देश भर में एमएसएमई पीछे बात कर चुके हैं इसका, और उनके शाखा कार्यालयों में नोडल अधिकारी तैनात किए गए हैं। इन संस्थानों में रोजगार आरंभ करने के लिए संपूर्ण मार्गदर्शन किया जाता है। इन संस्थानों में, किन संस्थानों में? मीडियम स्मॉल सॉरी माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेज डेवलपमेंट इंस्टीट्यूशन। ये क्या करता है? ये ये कई शाखाएं इसकी खोली गई कोरोना काल के दौरान, ताकि लोग छोटा छोटा इंडस्ट्री शुरू कर सके। और इन संस्थानों में क्या होता है? रोजगार आरंभ करने के लिए संपूर्ण मार्गदर्शन किया जाता है। कैसे आप स्टार्ट करेंगे, आगे कैसे काम करेंगे, कैसे उत्पादन करेंगे, कैसे विपणन करेंगे, कैसे श्रमिक मैनेजमेंट करेंगे, क्रेडिट कहाँ से आएगा, ईच एंड एवरीथिंग सब कुछ यहाँ से बताया जाता है। और बहुत बेहतर असिस्टेंस देके आपको आगे बढ़ने का मौका देता है। जैसे आजकल क्या है, सैनिटाइजर, मास्क इत्यादि की बहुत ज्यादा डिमांड हो गई है मार्केट में, और वैसी सिचुएशन में इनके उत्पादन के लिए विशेष मार्गदर्शन कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, ताकि पर्याप्त मात्रा में मार्केट में सैनिटाइजर्स, मास्क इत्यादि का आपूर्ति हो सके। और इसमें बड़ी संख्या में युवा दिलचस्पी भी ले रहे हैं। लॉकडाउन में एमएसएमई गतिविधि को बढ़ावा देने के लिए देश भर में हेल्प डेस्क खोले गए, जो बेरोजगार युवाओं को रोजगार के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं। कहाँ कहाँ है? एमएसएमई मंत्रालय के अधीन कन्नौज, मुंबई, रामनगर, चेन्नई, औरंगाबाद, मेरठ, आगरा, हैदराबाद, लुधियाना, कोलकाता, जमशेदपुर, इंदौर जैसे शहरों में स्थित प्रमुख फील्ड कार्यालय सैनिटाइजर, मास्क, हॉस्पिटल फर्नीचर इत्यादि के उत्पादन के लिए विशेष अभियान चला रहे हैं, जिसमें बड़ी संख्या में युवा भाग ले रहे हैं। युवाओं का पार्टिसिपेशन बड़ी संख्या में हो रहा है। कोरोना काल में एमएसएमई के माध्यम से भारत को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में सरकार ने कई कदम उठाए हैं। जैसे वोकल फॉर लोकल की नई विचारधारा ने स्वदेशीकरण की प्रक्रिया को तेज किया। वोकल फॉर लोकल इज पार्ट ऑफ आत्मनिर्भर भारत। जब आप बात करेंगे आत्मनिर्भर भारत की, तो भारत कैसे आत्मनिर्भर होगा? और ये वोकल फॉर लोकल क्या है? ये एमएसएमई प्रोडक्ट को के विपणन की समस्या के समाधान के लिए किया गया है। विपणन की समस्या है, पीछे हमने बात करी थी ना, कोई खरीदता नहीं है लोकल लेवल पे, सरकार कह रही है कि हमें बेच दो, है ना? तो विपणन की समस्या एमएसएमईज के साथ हमेशा से रही है, उनको मार्केट नहीं मिलता, उनके प्रोडक्ट को मार्केट नहीं मिलता। तो प्रधानमंत्री जी ने क्या अपील करी कि बी वोकल फॉर लोकल, वोकल लोकल के लिए वोकल बने और एमएसएमई प्रोडक्ट को खरीदें, स्वदेशीकरण की प्रक्रिया को भी तेज करें। तो स्वदेशीकरण की प्रक्रिया को तेज कर दिया है, जिससे ग्रामीण स्तर पर भारत की अर्थव्यवस्था के मजबूत होने के संकेत मिल रहे हैं। एमएसएमई का प्रयास है कि ग्रामीण और शहरी युवाओं को अपने क्षेत्र में रोजगार का अवसर प्राप्त हो, ताकि कौशल शक्ति से युक्त युवाओं का पलायन रुक सके और ग्रामीण भारत का भी औद्योगिक एवं उद्यमीय विकास समावेशी रूप से हो सके।
वैसे तो देश में केंद्र सरकार के साथ साथ विभिन्न राज्य सरकारें भी एमएसएमई से जुड़ी हुई अनेक परियोजनाएं चला रही हैं। इन सभी परियोजनाओं को विभिन्न मंत्रालय और विभाग संचालित कर रहे हैं। कुछ मंत्रालय और विभाग प्रत्यक्ष रूप से और कुछ अप्रत्यक्ष रूप से एमएसएमई से जुड़े हुए हैं, है ना। केंद्र सरकार के साथ साथ विभिन्न राज्य सरकारें भी एमएसएमई से जुड़ी हुई अनेक परियोजनाएं चला रही हैं। एमएसएमई पर सभी का फोकस है, केंद्र सरकार का भी, राज्य सरकार का भी, क्योंकि एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन में इनका कोई जवाब नहीं। सबसे ज्यादा रोजगार सृजन इन्हीं के माध्यम से हो रहा है। पीछे आपको हमने एक डेटा भी दिया कि 70% ऑफ टोटल एम्प्लॉयमेंट क्रिएटेड इन द वर्ल्ड कहाँ से हो रहा है, वो एमएसएमई सेक्टर से हो रहा है। इन सभी परियोजनाओं को विभिन्न मंत्रालय और विभाग संचालित कर रहे हैं। कुछ मंत्रालय और विभाग प्रत्यक्ष रूप से इन पर काम करते हैं, कुछ इन पर अप्रत्यक्ष रूप से काम करते हैं। यहाँ ये भी महत्वपूर्ण है कि केंद्र सरकार ने न सिर्फ एमएसएमई मंत्रालय बल्कि कौशल विकास, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि सरकार ने कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय, इस्पात मंत्रालय, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय, पर्यटन मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय, खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय, अल्पसंख्यक मामलों का मंत्रालय सहित अनेक मंत्रालय एवं विभाग की कोई न कोई योजना संचालित। इतने सारे डिपार्टमेंट लोकल प्रोडक्शन के लिए, एमएसएमईज के लिए काम कर रहे हैं, जिससे भारतीय युवाओं को, विशेषकर बेरोजगार युवाओं को मार्गदर्शन हो रहा है और बहुत सारी नए एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन किए जा रहे हैं। साथ ही उद्यम के क्षेत्र में अपनी इकाई की आधारभूत संरचना को विकसित करने वाले उद्यमी तथा विश्व स्तर पर अपनी पहचान बनाने वाले भारतीय उद्यमी भी इन परियोजनाओं का लाभ उठा रहे हैं। बड़े उद्योगों के साथ भी इनका संबंध स्थापित हो रहा है ना। एमएसएमई की विभिन्न परियोजनाओं में से जो प्रत्यक्ष रूप से ग्रामीण युवाओं और शहरी युवाओं से जुड़ी हुई है, वो है प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम योजना। पीछे हम लोगों ने इसके बारे में बात करी थी, जब हम आपको ये बता रहे थे कि कितनी सारी तरह की योजनाएं इसके लिए संचालित की गई हैं। इसका उद्देश्य देश के ग्रामीण क्षेत्रों में स्वरोजगार के नए उपक्रम या परियोजना अथवा स्वस्थ उद्यमों की स्थापना के माध्यम से रोजगार के अवसरों का निर्माण करना है। क्या कर रहे हैं ये योजना, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम योजना क्या कर रही है? देश के ग्रामीण क्षेत्रों में स्वरोजगार के नए उपक्रम स्थापित कर रही है, या परियोजना, आप कुछ भी कह लें, उपक्रम या परियोजना स्वरोजगार के लिए, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, अथवा स्वस्थ उद्यमों की स्थापना के माध्यम से रोजगार के अवसरों का निर्माण, है ना। ऐसे ऐसे उद्यम स्थापित किए जाएं जिनसे लोगों को स्वरोजगार मिले, या फिर ऐसे बढ़ाए जाएं जिनसे ज्यादा लोगों को रोजगार मिल जाए। तो ऐसा कर रहा है। इस योजना के विनिर्माण क्षेत्र के मामले में किसी इकाई या परियोजना को अधिकतम लागत में 25 लाख रुपए और व्यवसाय अथवा सेवा क्षेत्र के मामले में अधिकतम 10 लाख रुपए की मदद की जाए। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम, आप जानते हैं कि सरकारी योजनाओं पे यूपीएससी क्वेश्चन बनाता है। तो प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम योजना में क्या व्यवस्था की गई है कि 25 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी। किन लोगों को? विनिर्माण क्षेत्र के इकाइयों को। और 10 लाख की आर्थिक सहायता की दी जाएगी किनको? 10 लाख की आर्थिक सहायता दी जाएगी सेवा क्षेत्र से जुड़े हुए उद्योग। इस योजना कार्यक्रम से भारत में अभी तक लाखों युवा लाभ उठा चुके हैं और देश का कोई भी व्यक्ति जो 18 वर्ष से अधिक की आयु का हो और जिसने कम से कम 8वीं कक्षा उत्तीर्ण की हो, इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। इसी तरह
नए भारत में कौशल विकास का महत्व बढ़ता जा रहा है और इसके माध्यम से देश में युवाओं के लिए एमएसएमई के क्षेत्र में नए द्वार खुल रहे हैं। दृष्टि से नए द्वार खुल रहे हैं, इस दृष्टि से क्या होना चाहिए? प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना यानी पीएमकेवीवाई, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना एक महत्वपूर्ण योजना है। इसमें क्या होता है पीएमकेवीवाई में? पीएमकेवीवाई में आपको बहुत सारे छोटे छोटे स्किल से संबंधित एक संस्था है, नेशनल एक इंस्टीट्यूशन है, नेशनल स्किल डेवलपमेंट कारपोरेशन राष्ट्र, ये क्या करती है? ये प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना का संचालन करती है, जिसके तहत भारतीय युवाओं को छोटे छोटे उद्योगों में छोटे छोटे उद्योगों को चलाने के लिए प्रशिक्षण दिया जाता है। उद्योग न कहिए बल्कि सेवाओं को चलाने के लिए प्रशिक्षण दिया जाता है और उनमें से यहाँ प्रशिक्षण प्राप्त कर लेने के बाद बैंक से लोन भी दिलवाया जाता है, जिससे वो एक अपना स्टार्टअप कुछ स्टार्ट कर सके। तो पीएमकेवीवाई प्रशिक्षण देता है, आर्थिक मदद देता है। हालांकि पीएमकेवीवाई आर्थिक मदद नहीं देता है, बल्कि पीएमकेवीवाई के सर्टिफिकेट के आधार पर बैंक देगा। तो वो एक फुल ट्रूप प्रोग्राम है जिसमें प्रशिक्षण भी दिया जाएगा और आपको अपनी यूनिट स्टार्ट करने का मौका भी दिया जाएगा। जो कुशल युवाओं की नई फौज तैयार कर रही है पीएमकेवीवाई, है ना। और स्टैंड अप इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, डिजिटल इंडिया जैसे अनेक महत्वाकांक्षी योजनाओं को देश में साकार कर रही है, भारतीय अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ बना रही है और भारतीय अर्थव्यवस्था को मजबूत में महत्वपूर्ण भूमिका निर्मित कर रही है। अब बात करते हैं विदेशी निवेश की भूमिका। भारत की विभिन्न आर्थिक सुधार संबंधी नीतियों के कारण ही आजकल अनेक विकसित देश भारत में पूंजी निवेश कर रहे हैं। निवेश के नए युग में देश के अंदर भारतीय युवाओं के लिए रोजगार का दायरा तेजी से बढ़ रहा है। अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, जर्मनी, फ्रांस, जापान, दक्षिण कोरिया जैसे अनेक देश भारत के साथ व्यापार सहयोग बढ़ा रहे हैं, जिसमें भारतीय युवाओं के लिए नए मार्ग तैयार हो रहे हैं। तो इस तरह कौशल विकास एक ओर जहां प्रशिक्षण के रास्ते से भारतीय युवाओं के लिए रोजगार उपलब्ध करा रहा है, वहीं एमएसएमई की योजनाएं प्रत्यक्ष रूप से भारतीय युवाओं को अपने पैरों पर खड़ा करने के लिए यानी स्वरोजगार हेतु प्रेरित कर रही हैं, ताकि नए उदीयमान युवा न सिर्फ अपने स्टार्टअप करें बल्कि अपने स्टार्टअप में अपने ही जैसे कई युवाओं को रोजगार दे सकें और या उन्हें भी स्वरोजगार हेतु प्रेरित कर सके। तो कौशल विकास भैया एक बहुत महत्वपूर्ण पार्ट है हमारे जीवन का और हमारी जो रचनाशीलता है या हमारी जो स्वरोजगार की संभावना है, इसके लिए कौशल विकास एक बहुत महत्वपूर्ण पहलू है। कैसे है कौशल विकास एक बहुत महत्वपूर्ण पहलू? ऐसे है कौशल विकास एक महत्वपूर्ण पहलू क्योंकि उसके बिना आप कुछ नहीं कर सकते ना। हमारे यहाँ क्या है कि अध्ययन पढ़ाई करवा दिया, बीए करवा दिया, एमए करवा दिया, स्किल डेवलपमेंट नहीं हुआ और स्किल के बिना फिर एम्प्लॉयमेंट मुश्किल हो जाता है। सरकारी नौकरियों के अलावा फिर कहीं रास्ता बचता नहीं है। एमएसएमई की जानकारी का स्रोत बहुत ये भी एक उसका क्लॉज है, आप ये जानना चाहिए कि भाई एमएसएमई के बारे में जानकारी कहाँ से मिलती है, कैसे एमएसएमई के बारे में हम। तो एमएसएमई के संदर्भ में प्रबंधक या महाप्रबंधक या सहायक प्रबंधक स्तर के राज्य सरकार के अधिकारी होते हैं। कहाँ मिलते हैं ये आपको जिला उद्योग केंद्रों पर मिलते हैं। ये क्या करते हैं? ये एमएसएमई योजनाओं का लाभ उठाने के लिए मार्गदर्शन देते हैं और इन योजनाओं में यदि कहीं कोई समस्या आती है तो उनके समाधान के भी मार्ग बताते हैं। एमएसएमई की योजनाओं के बारे में बैंक से लोन लेने के क्रम में भी ये मार्गदर्शन देते हैं
और इस तरह किसी भी युवा को बुनियादी जानकारी लेकर विशेष जानकारी प्राप्त हो जाती है। तो ये सारी बातें कैसी हो रही हैं? ये सारी बातें हो रही हैं एमएसएमई की जानकारी को बढ़ाने के संदर्भ में। कैसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इंफॉर्मेशन पहुंचाई जा सके एमएसएमई के संदर्भ में। चैंपियंस पोर्टल भी क्या है? एमएसएमई सेक्टर से जुड़ी विभिन्न औपचारिकताओं के समाधान से जुड़ी हुई समस्याएं। औपचारिकता का मतलब क्या है कि अगर आप एमएसएमई सेक्टर में कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, एमएसएमई सेक्टर में कोई निवेश करना चाहते हैं, कोई यूनिट खोलना चाहते हैं, तो उसके लिए बहुत सारी औपचारिकताएं करनी पड़ेंगी। इन औपचारिकताओं के समाधान में कई बार आपको समस्याओं का सामना करना पड़ता है कि अब क्या करें, अब क्या करें, अब क्या करें। तो इन सारी चीजों की जानकारी आपको चैंपियंस पोर्टल पे मिल जाएगी। और दूसरी जो महत्वपूर्ण बात यह है वो ये है कि जो भी शिकायतें आपकी होंगी इन बातों को लेकर, चैंपियंस पोर्टल के माध्यम से उसका निपटारा भी किया जाएगा। तो बच्चों, आपने एमएसएमई सेक्टर के बारे में पूरी बात को समझा कि वर्तमान सब एमएसएमई क्या है। ये आपने देखा कि वो सूक्ष्म, लघु, मध्यम उद्योगों के समूह को हम एमएसएमई कहते हैं। कौन इनका डेवलपमेंट करता है, कैसे इनका विकास होता है, कौन इनके लिए कार्य कर रहा है, ये जाना। योजनाएं कौन कौन सी सरकार चला रही है, ये जाना। विदेशी निवेश इसको कैसे प्रभावित कर रहा है, इस बारे में जाना। तो आपने एक बहुत कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी करी इस संदर्भ में, एमएसएमई के सेक्टर में। तो ये सारी बातें थी एमएसएमई के संदर्भ में। आपने इसको देखा और सीखा और अंत तक आप बने रहे। सबमिट टू ट्रांसफॉर्म योर सीएससी प्रिपरेशन एक बहुत महत्वपूर्ण प्रोग्राम किया जा रहा है अन अकेडमी सबमिट 2.0 इन एसोसिएशन विद द हिंदू ग्रुप। ये क्या करेगी? ट्रांसफॉर्म योर सीएससी प्रिपरेशन, अपनी सिविल सर्विसेज एग्जाम की तैयारी को ट्रांसफॉर्म करें। टेक द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स सर्विंग योर नेशन दिस ईयर and get started on your civil services preparation with an academy summit 2.0। 2 दिन की ये सबमिट है, स्पेशली फॉर सिविल सर्विसेज एस्पायरेंट के लिए है। सक्सीड इन द कंट्रीज मोस्ट कोवेटेड एग्जाम विद दिस फ्री टू अटेंड सबमिट। 20 और 21 को है, अभी रजिस्टर करें, तुरंत रजिस्टर करें और इसमें जरूर से जरूर पार्टिसिपेट करें। आपको बहुत सारी चीजें सीखने का मौका मिलेगा। इन सारे चेहरों को आप जानते हैं: पी चिदम्बरम, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट राज्यसभा, फॉर्मर मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस ऑफ इंडिया, कपिल सिब्बल, कैलाश सत्यार्थी, दुर्गा शक्ति नागपाल का नाम आपने सुना ही होगा, है ना। अशोक खेमका को भी आप जानते ही होंगे, हरभजन सिंह, अजीत रानाडे, कुमार विश्वास, अनिल स्वरूप, फॉर्मर सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, प्रवीण पासवान, आईएफएस ऑफिसर फॉरेस्ट। तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको आपको सुनने का मौका मिलेगा और निश्चित तौर पर आपको इनसे बहुत सारी चीजें सीखने को मिलेंगी, बहुत सारे नए आइडियाज आपके दिमाग में आएंगे, आप में एक लीडरशिप डेवलप होगी। निश्चित तौर पर आप इनसे बहुत कुछ सीखेंगे, इसलिए इसमें जरूर से जरूर पार्टिसिपेट करें और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अनअकैडमी एजुकेशन रिवॉल्यूशन का पार्ट बने। अपनी तैयारी को बहुत बेहतर करने के लिए प्लस और आइकॉनिक सब्सक्रिप्शंस लें। प्लस और आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन खरीदने के लिए हमारा रेफरल कोड ज्ञान यूज करें, इससे आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा। क्लास के नोट्स तथा इंफॉर्मेशन के लिए आप ज्ञान तिवारी लाइव टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब करें और अपना बहुत ख्याल रखें। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।